भाई आवाज आ रही है सब लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, सुन पा रहे हैं लोग? यस सर, बिल्कुल। आप लोगों का मैग्नेटिज्म अभी चल रहा था ना? अभी मैग्नेटिज्म आप लोगों का चल रहा था ना? यस सर। हाँ, मुझे वो नोट्स किसी ने भेजे थे, मैंने उसमें देखा था कि मेरे ख्याल से शायद आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बचा हुआ है, मतलब वो डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये वाला पार्ट ना। यस सर। वो डिप डिक्लिनेशन वाले सर, काम हमने आपने कर लिए। एपेरेंट डिप ऑफ मैग्नेटिज्म तक कर लिया था। एपेरेंट डिप भी था उसमें, वो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 और कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 वाले क्वेश्चन लिखे हुए थे उसमें, मैंने देखे थे। यस सर। है ना? ठीक है, चलो वो ठीक है, मतलब उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना? बट क्योंकि अभी हम नई क्लास अभी शुरू कर रहे हैं तो हम लोग ईएमआई से स्टार्ट करेंगे, और वो वाला पार्ट जो है वो मैं आपको इसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो फिर होगा वो सिर्फ बहुत ही बोरिंग सा पार्ट बीच में बचा हुआ, उससे नई क्लास शुरू करना थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो हम लोग गुड ईएमआई। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, है ना? गुड इवनिंग सर। सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ये मैं ना, ये जो आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ये? यस सर। अच्छा, Yes, तो इस sir. पे है ना, मुझे बता देना छोटा बड़ा लिखना कैसा होगा ना, तो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा, है ना? तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, आप मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ पढ़ लिया था आप लोगों ने? मैग्नेटिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ये सारी चीजें कर ली हैं आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, ये हो गई हैं। और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें भी कर ली थी आपने? यस सर। अच्छा, एचसी वर्मा के कोई डिस्कशन वगैरह किए हैं अभी आपने, या क्वेश्चन करते हो अभी एचसी वर्मा के? कैसे करते हो, प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? सर क्वेश्चन दे देते और एचसी वर्मा से भी होमवर्क दे रखे हैं। बीएम शर्मा। बीएम शर्मा से कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो रेगुलरली डिस्कशन वगैरह फिर कैसे होते हैं आप लोगों के, कि जैसे आपकी क्लास का टाइम जो है वो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में डिस्कशन वगैरह भी हो जाते हैं क्वेश्चन के? सर जैसे No, 3 sir. क्लास हैं तो 2 क्लास 1.5 घंटे की होती हैं, तो उनमें लास्ट में हाफ आवर डिस्कशन हो जाते हैं डाउट्स पे। अच्छा, 2 क्लास 1.5 घंटे की होती हैं, ऐसा भी है? यस सर। यस अच्छा, सर। मतलब वीक में जैसे आपके मान लो 3 क्लास हैं, तो उसमें से 2 क्लास 1.5 आवर की हैं और 1 क्लास 1 आवर की है, ऐसा है? यस सर। यस सर। Yes. अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि सारी क्लासेस 1 आवर ईच हैं, ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वो 1.5 घंटे वाली क्लास भी है? वो पहले के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। पहले के अकॉर्डिंग था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, एक और बात मुझे बता दो कि जैसे मान लो कि आपका जैसे अभी टीटीएस वाले में फिजिक्स है, रेगुलर टाइम आपका 4 बजे से है, सब लोगों को मालूम है ना? सर अभी हमारे पास टाइम टेबल नहीं आया। सर न्यू शेड्यूल हाँ। नहीं आया अभी। अच्छा, वो अच्छा पता नहीं, मेरे पास तो आया था एक, उसमें 4 से 5, मतलब 4 से अगर 1.5 घंटा है तो 5:30 मान लो, 4 बजे से आप लोगों की क्लास उसमें थी, मतलब स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो थी वो, नहीं? सर अभी उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं अभी पता। नया schedule नया शेड्यूल नहीं आया। चलो कोई नहीं, वो आ जाएगा आपके पास, है ना। तो जब मान लेते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आपकी फिजिक्स है, तो मंडे वेंसडे फ्राइडे में आप लोगों का क्या रहता है? सर बाकी के सब्जेक्ट, मैथ्स और मैथ्स और chemistry. केमिस्ट्री। अच्छा, उनके टाइम क्या है आपके मैथ्स और केमिस्ट्री के? सर न्यू टाइम टेबल के पता नहीं अभी। अच्छा, जब न्यू टाइम टेबल आएगा तो कोई भी एक पर्सन ना मुझे एक बार ये कम्युनिकेट कर देना कि आपके मैथ्स और केमिस्ट्री के टाइमिंग क्या है ना। तो इन केस कभी अगर मान लो हमें कोई टाइम में एडजस्टमेंट करना हो ना, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट? तो कोई भी एक पर्सन ना मुझे बता देना ये। तो फिलहाल एक काम करते हैं हम लोग, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये पढ़ पा रहे हैं सब लोग? इलेक्ट्रो लिखा है मैंने अभी तक, समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes sir. ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सब लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, तो उसमें एक बहुत ऑब्वियस सी बात सबको समझ में आई होगी कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट?
ठीक है ना? Yes, sir. जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो अब ऐसे सोचो कि जब ये रिसर्च चल रही थी तो लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में कई बार आप देखते हो कि एक इनवर्स रिलेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट में। अगर हम कॉज को इफेक्ट बना दे तो इफेक्ट बिकम्स द कॉज, है ना वो। तो उसी तरीके से लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर पाए, है ना। ये लोगों के दिमाग में आया कि सिंस करंट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस करंट यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसको करने के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट किया माइकल फैराडे ने, फैराडे का नाम सुना है सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया है क्या? नो सर। लेकिन No, इलेक्ट्रिक sir. फ्लक्स आप पढ़ चुके हो, राइट? Yes, Yes, sir. sir. So, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ चुके हो, तो एक काम कर लेते हैं, है ना, उसी बिल्कुल सिमिलर होता है। तो हम एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे तो आपको वो नया सा नहीं लगे, आपको लगे हाँ ठीक है ये चीज जो है हमें पता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सबको क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली, ये तो सबको पता था, yes, sir. ठीक है ना। तो उसी तरीके से सोचो कि मान लो हमारे पास एक सर्टेन रीजन है, हम इसको एरिया कह देते हैं, और इसमें से लेट से ये इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर से फेमिलियर हैं सब लोग? एरिया वेक्टर जो Yes, होता है वो sir. किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है, वो बात सबको क्लियर है ना। तो अब मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हमारी, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो यहाँ से पास हो रही है। मैं यहाँ पे एक एंगल थीटा लिख देता हूँ। तो हाउ डू वी डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो फ्लक्स, ये सिंबल जो है फ्लक्स का फाई, हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप यहाँ पे ई वेक्टर कैपिटल ई लिखा करते थे, याद आ रहा है सबको? ठीक है ना। Yes, तो sir. इसको बस एक बार नोट कर लें, तो आप अभी के लिए इसको चाहो तो बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। अच्छा, ये तो तब है जब हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेन सरफेस है और उसमें से इस तरह से लाइंस पास हो रही हैं। अगर सरफेस हमारी अनइवन होगी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर कोई इस तरह की सरफेस है हमारे पास, ऐसी सरफेस है ना, कर्व सरफेस है, उसमें एक छोटा सा पार्ट पोर्शन हम यहाँ ले लें, तो हमारे पास इस तरह से इसका एक डी ए वेक्टर आ जाएगा, है ना। और यहाँ से मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे पास हो रही है बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, बी डॉट डी ए ले लेंगे छोटा सा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ सिंस ये वाला जो इंटीग्रल है हमारा ये पूरी सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे इस केस में इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे ये लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम क्लोज सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लोज सरफेस के ऊपर ये इंटीग्रल हमेशा जीरो होता है। वो क्यों होता है वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास मान लो एक एक्सटेंडेड सरफेस है तो हम ये बी डॉट डी ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी चाहे तो ये क्लोज सरफेस वाला हम यहाँ से सिंबल हटा देते हैं, सिर्फ इंटीग्रल लिख के छोड़ देते हैं ना, क्लोज सरफेस वाली बात हम फिर कर लेंगे। तो फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए का इंटीग्रल हो गया, यहाँ तक लिख लें एक बार, है ना। और फिर हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात कर लेंगे। अच्छा, डायग्राम दिखाई सबको दे रहा है, क्लियर एकदम? Yes, sir. अच्छा ठीक Yes, है। sir. अच्छा, शुभम सर की क्लास में आप लोग कैसे वो स्टूडियो में लेते थे क्लास, या कोई और दिखता कैसे था आपको वो जो लिखते थे? तो वो कैमरा ऑन notebook में लिखते थे, करके कैमरा ऑन पेपर पे करते थे। लिख अच्छा, वो कैमरा और पेपर वाला जो होता है वो उस तरीके से होता था, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से वो इक्वली कन्वीनियंट ही है। इसमें एक फायदा बस ये हो जाएगा आपको कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं क्या करूंगा, ये जो भी हमने इकट्ठा किया ना लिख के, ये मैं आपको एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप रेफरेंस के लिए उसको अपने पास रख सकते हो ना। Okay, sir. ठीक है ना। तो एनीवे, तो ये लिख लें, लिख लिया सबने, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, तो हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे वापस आ जाते हैं। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है ना, तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक कॉइल लिया ऐसे, है ना, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं। जैसे मान लो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, जो करंट बताता है, वो अटैच कर देते हैं इस तरीके से, और इसके सामने एक मैग्नेट रख लेते हैं। मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे आप?
एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ पोल बना लेते हैं इसमें से, और इसके सामने एक मैग्नेट को रख लिया, कॉइल के सामने मैग्नेट को, द कॉइल इज अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर, है ना। अब फैराडे का एक्सपेक्टेशन इससे क्या था कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की वजह से इस लूप में या इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर किया ये जाए कि सिर्फ मैग्नेट को लूप के सामने रख दिया जाए तो ऐसे रखने से कोई करंट प्रोड्यूस वहां पे नहीं हो रहा है। एनीवे, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आए फैराडे के, वो ऑब्जर्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ना। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं वो पहले लिख लेते हैं, ये डायग्राम बना लेना, और ऑब्जर्वेशंस क्या है वो हम लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन तो लिखते हैं, चलो लिख रहे हैं सब लोग? यस सर। ठीक है ना। तो फैराडे का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था, लिखेंगे when the magnet remains stationary, when the magnet remains stationary, no deflection is observed in the galvanometer. When the magnet remains stationary, no deflection is observed in the galvanometer. यानी जब तक मैग्नेट स्टेशनरी रहे तब तक कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। ये पहला ऑब्जर्वेशन है ना। इसमें एक बात और नोट करना कि फैराडे ने ये भी देखा कि आप मैग्नेट चाहे जितनी भी पावरफुल ले लें, इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो करंट होगा और छोटी मैग्नेट लेंगे तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, रिगार्डलेस ऑफ हाउएवर पावरफुल द मैग्नेट माइट बी, वो जो करंट होगा वो जीरो ही रहेगा। ये बात ठीक है। तो ये तो था पहला ऑब्जर्वेशन। फिर उसने इस मैग्नेट को मूव करा के देखा, है ना। उसने कहा कि अगर हम मैग्नेट को मूव करें तो क्या होगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, लिखो, if the magnet is moved, if the magnet is moved along the axis of the coil, है ना। अब ये एक्सिस ऑफ द कॉइल को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पूरा लिख लेते हैं। इफ द मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो ये तो हमारा एक्सिस हो गया। तो इस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेट को मूव करें, यानी चाहे ऐसे मूव करें चाहे ऐसे मूव करें, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, कॉमा लगा के लिखना, अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड। ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड। यानी जब तक मैग्नेट स्टेशनरी थी कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मूव कराया गया अलोंग द एक्सिस तो एक डिफ्लेक्शन देखा गया किसमें, गैल्वेनोमीटर। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक बात हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी जो फैराडे ने ऑब्जर्व की, कि इट इज नॉट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज अबाउट अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डिटेल में फिर आगे बात करेंगे कंक्लूजन्स में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से मतलब है। अगर फील्ड से मतलब होता तो सिर्फ मैग्नेट सामने रख देने से काम चल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अगला ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, है ना। ये तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि आप मैग्नेट को अगर मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है। अगला ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखते हैं, if the speed of the magnet is increased, if the speed of the magnet is increased, the magnitude of deflection increases. If the speed of the magnet is increased, the magnitude of the deflection increases. इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर हम मैग्नेट को एक सर्टेन स्पीड पे, जैसे मान लो ये हमारा लूप है और हम मैग्नेट को इसकी तरफ चला रहे हैं ऐसे, तो एक सर्टेन स्पीड पे चला रहे हैं तो एक सर्टेन डिफ्लेक्शन आएगा। अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, अच्छा इसमें ये बात समझना, आप अगर पहले लेफ्ट की तरफ चला रहे थे लूप की तरफ और अभी भी लेफ्ट की तरफ ही चला रहे हैं तो आपका करंट बढ़ा हुआ आएगा। पहले राइट ले जा रहे थे अभी भी राइट ही ले जा रहे हैं तो भी करंट बढ़ा हुआ आएगा, है ना। यानी ये जो करंट का बढ़ना है
ये वेलोसिटी यानी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, किस पर डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो आप जितना तेज चलाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो जितना थर्ड सर ऑब्जर्वेशन, एक बार वो ऑब्जर्वेशन वाली लाइन रिपीट कर दो। ऑब्जर्वेशन वाली लाइन फिर से रिपीट करूं, if the Yes, if the sir. speed of the magnet is increased, if the speed of the magnet is increased, कॉमा लगाएंगे फिर, the deflection in the galvanometer increases। नोट कर लिया विनीत? यस सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट ने हमें बताया कि अगर आप तेज चलाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, धीरे चलाएंगे तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। यहां तक क्लियर है बात सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या है, लिखो, if either the polarity of the magnet facing the coil, if either the polarity of the magnet facing the coil or the direction of travel, or the direction of travel is reversed, or the direction of travel is reversed, कॉमा लगा लेंगे, the direction of current reverses itself, the direction of current reverses itself। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है ना। if either the polarity of the magnet facing the coil or the direction of its velocity or the direction of motion is reversed, the direction of current reverses itself। नोट कर लिया ये पॉइंट सबने? यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार यहां डायग्राम में समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास पहले कॉइल के सामने नॉर्थ पोल, सॉरी यहाँ नॉर्थ पोल था और मोशन का डायरेक्शन ये था। अभी भी हमने मोशन का डायरेक्शन यही रखा देखो, लेकिन हमने सामने कर दिया साउथ पोल को। इस केस में करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यानी Yes, आपको दो में से एक चीज चेंज करनी है। अभी हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, पोलैरिटी चेंज की है, क्या नहीं चेंज किया है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल नहीं चेंज किया है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, अब हमने दूसरी बार में क्या किया, हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेम रखा। यानी अगर नॉर्थ पोल फेस कर रहा है तो नॉर्थ पोल ही सामने रहने देते हैं, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल रिवर्स कर देते हैं। नॉर्थ पोल ही फेस कर रहा है लेकिन दूर जा रहा है। पहले नॉर्थ पोल पास आ रहा था यहाँ पे देखो, और यहाँ नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अभी भी करंट अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। ऐसा फैराडे ने ऑब्जर्व किया। यानी आप या तो मैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स कर दें जो लूप को फेस कर रही है, या उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को रिवर्स कर दें। दोनों को एक साथ नहीं करना है। तो क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। यानी अगर पहले क्लॉकवाइज करंट था तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट था तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब है। गैल्वेनोमीटर पढ़ा था सब लोगों ने, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है? Yes, sir. अगर आप गैल्वेनोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक विंडो बनी होती है यहाँ पे, जिसके अंदर इस तरीके से एक नीडल होती है, ऐसे होता है। यहाँ पे 0 होता है ना। तो ये इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट है, इधर जा रही है नीडल तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ऐसा देख सकते हैं उसमें ना। तो बस इसी में आपको देख सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन किया फैराडे ने वो ये है कि ये काम करने पे चाहे तो डायरेक्शन रिवर्स करें या पोलैरिटी रिवर्स करें, करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम कंक्लूजन्स में देख लेंगे बात, ठीक है ना। तो यहां तक ऑब्जर्वेशन सबने देख ली। यस सर। अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। इससे फैराडे ने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन है ना। और जो फैराडे के कंक्लूजन है उन्हीं को हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। तो चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, EMI जिसे कहते हैं। तो क्या कंक्लूड किया फैराडे ने वो लिख लेते हैं, लिखें।
लिखना शुरू करें? ठीक ठीक है, तो लिखेंगे when the magnetic flux associated with a closed conducting loop, when the magnetic flux associated with a closed conducting loop is changed बदला जाता है, when the magnetic flux associated with a closed conducting loop is changed, कॉमा लगाएंगे, an EMF or a current is सर induced. रिपीट कर दो एक बार। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। when the magnetic flux associated with a closed conducting loop, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लूप एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पार्ट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक पूरा क्लोज लूप होना चाहिए, है ना। कंडक्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने कोई प्लास्टिक ले लिया है ना, वो कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, तभी तो वो करंट कैरी कर पाएगा। तो when the magnetic flux associated with a closed conducting loop is changed, कॉमा लगाया हमने इसके बाद, an EMF or a current is induced, यहाँ पे जो वर्ड है इसको कंप्लीट करते हैं, is induced in it। ठीक, इसको हम एक तरह से फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, और जो अगला स्टेटमेंट है उसको हम सेकंड लॉ की तरह कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट लिख लेंगे, the magnitude of induced EMF, इसको मैं मैथमेटिकली यहां पे लिख देता हूं, the magnitude of induced EMF, मैं यहां पे induced भी लिख देता हूं, is equal to the magnitude of the rate of change, is equal to the magnitude of the rate of change of the magnetic flux. The magnitude of the induced EMF is equal to the magnitude, ये जो मॉड लगाया हुआ है हमने, rate of change of magnetic flux, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट से फैराडे में समझाना क्या चाह रहे हैं ना। तो लिख लें एक बार सब लोग, लिख लिया तो मुझे बता देंगे लिख लिया। डन सर। ठीक है ना, आपने लिख लिया। तो फैराडे ने कहा कि अगर कभी भी किसी लूप जो कि क्लोज्ड और कंडक्टिंग हो, उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, वो किसी भी रीजन से चेंज कर दिया जाए। अच्छा, अब चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, या उसका डायरेक्शन बदला जा सकता है। ये बात समझ रहे हैं चेंज में? तो अगर किसी भी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ या करंट। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये मॉड क्यों लगा हुआ है, इस बारे में भी हम लोग अभी बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये वर्ड इंड्यूस समझना पड़ेगा। इंड्यूस्ड वर्ड, इंड्यूस्ड, या ये जो वर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड आप लोगों ने पहले कभी सुना है? यस सर। कहाँ सुना है बताओ? सर 10th में सुना था। किस कॉन्टेक्स्ट में? मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में सुना है। अच्छा, इसके अलावा कहीं पे किसी और कॉन्टेक्स्ट में? चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है ना, चार्ज इंड्यूस होना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो वर्ड इंड्यूस है हम इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे वर्ड प्रोड्यूस से, है ना। प्रोड्यूस और इंड्यूस, ठीक है ना। अच्छा, प्रोड्यूस होने का मतलब है कि कोई चीज एक्चुअली क्रिएट हुई है, ये बात ठीक है ना। तो इंड्यूस होना जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडक्शन में कोई चीज क्रिएट नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ क्या की जा रही है, किसी फॉर्म से बदल के लाई जा रही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो। जैसे मान लो कि एक होता है, एक पर्सन जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। एक तो होता है
आपके अंदर ये इच्छा प्रोड्यूस होना कि चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए जो भी आप कर रहे हैं उसके आपके अपने रीजन हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, कोई गोल्स हैं आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा प्रोड्यूस हुई कि चलो पढ़ लेते हैं। ये तो हुआ पढ़ाई का नॉर्मल तरीका। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कंपेटिटिव होते हैं, यानी हो सकता है कि वो अपने से तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास लोगों को जब पढ़ता हुआ देखते हैं तो आउट ऑफ शेयर कंपेटिटिवनेस उन्हें लगता है कि नहीं ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, उल्टा जरूर होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके साथ में जो लोग हैं, अगर वो खेलने कूदने मस्ती करने वाले हैं और आप पढ़ने बैठे हो, तो कई बार आपके अंदर वो नहीं पढ़ने वाली इच्छा इंड्यूस हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ठीक है यस ना। सर। तो बिल्कुल यहाँ Yes, इंड्यूस sir. वर्ड जो है ना, उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉज है और एक इफेक्ट है ना। तो जब भी एक कॉज प्रोड्यूस होगा उससे इफेक्ट इंड्यूस होगा, कॉज प्रोड्यूस होगा उससे इफेक्ट क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये बात ठीक है ना। तो किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से होने वाले चेंज को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। ये समझ जाएंगे तो चैप्टर में आपको बहुत इजीली क्या होगा, रिलेट करना आ जाएगा कि इंडक्शन जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बस वो पहचानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये वर्ड इंडक्शन जो है हम लोग इस तरह समझ जाएंगे। अच्छा, जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो वहां पर आप देखते थे करंट इंड्यूस नहीं होता था, करंट प्रोड्यूस होता था। आप एक ईएमएफ सोर्स लेकर लगाते थे, इसको बैटरी कहते थे। वो बैटरी जब एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट की जाती थी तो एक करंट जो होता था वो प्रोड्यूस होता था, और वो एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड में जाके और वापस बैटरी से होते हुए पूरे लूप में मूव होना शुरू हो जाता था। ये बात ठीक है ना। उसको हम कहते थे करंट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। यहां पर ऐसा कोई सोर्स नहीं है, करंट जो है वो एक एक्सटर्नल चेंज की वजह से आ रहा है, इस वजह से हम उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात जो है दोनों को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी कि वहां वाला करंट जो बैटरी से आता था और यहाँ वाला करंट जो बिना बैटरी के आ रहा है, दोनों में फंडामेंटली क्या फर्क होता है, ठीक है ना। इस पे हम और डिटेल में बात करते रहेंगे। तो फिलहाल हमें तो फैराडे ने बता दिया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी है। अच्छा, मॉड क्यों है ये बात समझते हैं। तो हमने बात देखी थी कि चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे कम हो, दोनों केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ये बात सही है ना। तो फैराडे ने कहा कि जो आपका चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चेंज बढ़ के आया है, फ्लक्स के बढ़ने से आया है या फ्लक्स के कम होने से आया है। उस पर कुछ और चीजें डिपेंड करेंगी, वो फैराडे लॉ में नहीं है, वो लेंज लॉ में आती है, वो हम अलग देख लेंगे। तो यहां पर एक बात सोचना कि अगर मान लो जैसे फ्लक्स की यूनिट जो होती है, यूनिट किसी को मालूम है फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, किसी को भी? वेबर। वेबर है ना। तो वेबर होती है और इसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू बी इस तरीके से लिखते हैं। तो मान लो हमारा फ्लक्स जो है वो 100 वेबर से 200 वेबर हो जाए या 200 वेबर से 100 वेबर हो जाए। अच्छा, ये होने में जो टाइम लगे, डेल्टा टी लगता है, वो मान लो हम 1 सेकेंड कह देते हैं, ठीक है ना। दोनों केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ये बात समझ सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे समझ जानी है कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, व्हाट मैटर्स इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम इट हैज टेकन टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना। अच्छा, बाकी बढ़ने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा में क्या डिफरेंस है, उसके लिए दूसरा लॉ है जिसको हम लेंस लॉ कहते हैं ना, वो एक बार लिख लेते हैं ना। तो ये तो हो गई फैराडे लॉ की बात। फैराडे ने जो बात नहीं बताई वो फिर लेंस लॉ ने बताई हमें। तो लेंस लॉ क्या है ये लिख लेते हैं एक बार। इससे क्या होगा, हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा और हम पूरी बात समझ जाएंगे, है ना। तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। तो लिखें जरा, लिख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. लिखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ or induced current, the direction of induced EMF or induced current in a coil, आप चाहो तो उसको कंडक्टर भी कह सकते हो, सिंपली कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है ना। इन अ कॉइल और अ कंडक्टर है। इन अ कॉइल is such that
the effects produced by is such that the effects produced by the induced EMF effects produced by the induced EMF or current induced EMF or current opposes the change opposes the cause of change लिखना है ना opposes the cause of change in magnetic flux cause of change in magnetic flux due to which the induction has taken place due to which the induction has taken place अच्छा इसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा उसकी टेंशन आप मत लेना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लगता है सुनने में पहली बार है ना लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ लिख लिया या मैं रिपीट करूं एक बार रिपीट किया सर। मैं रिपीट कर देता हूँ the direction of induced EMF or induced current in a conductor or a coil is such that the effects produced by the induced EMF or current opposes the change in magnetic opposes the cause of change in magnetic flux due to which induction is taking place या electromagnetic induction is taking place लिख लिया यहां तक सबने यस सर। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं देखो ठीक है ना लेंज लॉ ने कहा कि जब भी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ अपीयर होगा वो अपीयर होते ही जिस वजह से जिस कॉज की वजह से अपीयर हुआ है उसी कॉज को क्या करेगा अपोज करेगा ठीक है इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं यहां पर मैं एक कॉइल बना देता हूं इसके सामने मैं एक मैग्नेट रख देता हूं और इस मैग्नेट पे नॉर्थ साउथ लिख देता हूं अच्छा सब लोगों को इतना आइडिया है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं ये बात समझ सकते हैं नॉर्थ से जाती हैं और घूम के वापस साउथ से होते हुए South में आती क्लोज हैं। लूप बना लेती हैं ये सबको क्लियर है ना यस सर। ठीक है तो अब एक मेरी बात समझना जैसे मान लो हमारा ऑब्जर्वर जो है जो देख रहा है इसको ये ऑब्जर्वर ये आंख बनाइए मैं कोशिश तो आंख बनाने की है वो समझ जाना है ना तो ये ऑब्जर्वर इस तरफ देख रहा है तो अगर हम इसकी तरफ से देखें तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में अंदर जाती हुई दिख रही हैं या अपनी तरफ आती हुई लग रही हैं अंदर जाते हुए। ये मैग्नेटिक जाती फील्ड लाइंस हुई। इसको अंदर जाती हुई लग रही हैं तो अंदर जाते हुए को हम क्या करते हैं इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेक्टर में आपने डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझा होगा ना यस तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि क्रॉस मतलब गोइंग इनवर्ड द प्लेन हाँ इसको क्या कहते हैं इनवर्ड है ना इनवर्ड और डॉट मतलब क्या कहेंगे हम आउट ऑफ प्लेन आउटवर्ड आउट ऑफ द प्लेन कह देंगे ठीक है ना तो अभी हमारा ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रॉस है या डॉट है बेटा क्रॉस क्रॉस है Cross. ये बात ठीक है ना क्रॉस है बिल्कुल सही है अच्छा इस मैग्नेट को हम ऐसे चला देते हैं ऐसे ठीक है तो मैग्नेट अगर लूप के पास जा रही है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रही है या वीकर हो रही है चलो ये बताओ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर हो रही है बहुत बहुत क्लियर बात है ना Stronger. स्ट्रॉन्गर हो रही है तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है द इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन क्या है ऑब्जर्वेशन है इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग ये बात क्लियर हो रही है भाई सबको यस सर। ठीक है अच्छा अब क्या होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस बढ़ते हुए इनवर्ड फ्लक्स को अपोज करेगा क्या कहा मैंने जो इंड्यूस करंट आएगा वो बढ़ते हुए इनवर्ड फ्लक्स को अपोज करेगा कैसे ये देखना तो अगर एक लूप ऐसा रखा हुआ है
सबने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप पढ़ी हुई है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इनवर्ड फ्लक्स को कौन अपोज करेगा, आउटवर्ड फ्लक्स या इनवर्ड फ्लक्स? आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड Outward फ्लक्स। तो flux. ये जो हमारा लूप है, इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो करता है, देखो इस तरह से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ आएंगी। ये बात समझ सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट हुआ हमारा वो क्या हुआ? रिजल्ट हुआ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसको लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। किसकी तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज? हमारे ऑब्जर्वर की तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देख रहे हैं तो इसको कैसा दिखेगा करंट? एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा इस लूप में। नोट कर लो। अगर छोटा सा भी डाउट है तो मैं इसको पूरे प्रोसेस को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? सर ये समझ नहीं आया कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया? बिल्कुल, आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया था। फ्लक्स कैसा है विनीत? यस सर। फ्लक्स कैसा है? यस सर। सर इनवर्ड है। इनवर्ड है, ये बात ठीक है। बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ ने कहा ना, आप कॉज पे ध्यान दो। कॉज क्या है? इनवर्ड फ्लक्स का बढ़ना। रिपीट करो, कॉज क्या है? इनवर्ड फ्लक्स का बढ़ना। इनवर्ड फ्लक्स का बढ़ना। अच्छा, बढ़ते हुए इनवर्ड फ्लक्स को खुद का यानी इंड्यूस्ड जो होके आएगा, खुद का फ्लक्स कैसे अपोज करेगा? आउटवर्ड होके या इनवर्ड होके? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड होके। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? एंटी क्लॉकवाइज करंट से या क्लॉकवाइज करंट से? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट से। तो अब आपको समझ में आ गया करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया? यस सर। एकदम क्लियर है? ठीक है। तो Yes, यहाँ पे लेंज लॉ को समझना। लेंज लॉ ये कहता है कि जब भी इंड्यूस करंट आता है, वो जिस भी रीजन की वजह से आया, जिस कॉज की वजह से आया है, उसी कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज करता है। ये बात ठीक है ना? इसको एक और एग्जांपल इसी के तरह का बना के देख लेते हैं। भाई मान लो हमारे पास सेम सिचुएशन में देखते हैं। ये हमारा लूप है, यहाँ पे मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ पे साउथ लिखा है या नॉर्थ लिखा है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस बार हम मोशन का डायरेक्शन ये कर देते हैं। अच्छा, साउथ में मैं आपको बता देता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं, बिल्कुल नॉर्थ जैसी होती हैं, लेकिन एरो जो होता है वो ऐसे लगा होता है, साउथ में आती हुई होती है, अंदर जाती है ना। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, इधर से देख रहा है। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फ्लक्स कैसा है, कौन बताएगा मुझे? ऑब्जर्वर को देखें तो उसको फ्लक्स कैसा दिख रहा है, डॉट या क्रॉस? डॉट। आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स। डॉट दिख रहा है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा, ये दूर जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो गया। डिक्रीज। कम हो रहा है। Come तो ऑब्जर्वेशन क्या है? आउटवर्ड outward flux is decreasing. डॉट, डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, डॉट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ये एरो से समझ जाएंगे, डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब जो खुद का फ्लक्स आएगा वो आउटवर्ड फ्लक्स के कम होने को अपोज करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर सर। खुद का ठीक मतलब है। इंड्यूस्ड करंट का जो है खुद का इंड्यूस कर, हाँ बिल्कुल, खुद में ही आ रहा है ना। इंड्यूस किस में हो रहा है? खुद में हो रहा है ना? तो जो इंड्यूस करंट से फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स इस आउटवर्ड फ्लक्स के कम होने को अपोज करना चाहिए। अच्छा, कोई चीज कम हो रही हो तो कम होने को आप कैसे अपोज करोगे? उसमें कुछ ऐड करके या उसमें से कुछ निकाल के? ऐड कर देंगे। ऐड Add करेंगे। करके। यानी खुद का फ्लक्स भी इसी फ्लक्स में ऐड होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। सबको क्लियर है बात एकदम? यस सर। ठीक है। तो अब मुझे दोबारा बताओ। बताना। हाँ, ये प्रथम पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ प्रथम, समझो यार, आप ये बात समझ रहे हो कि फ्लक्स आउटवर्ड है, यस सर। फ्लक्स कम हो रहा है टाइम के साथ। यस सर। कोई चीज अगर कम हो रही हो तो उसके कम होने को कैसे अपोज करेंगे? उसमें कुछ ऐड करके उसी के जैसा, या उसमें से कुछ निकाल के? सर ऐड करके। ऐड करके। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से आने वाला फ्लक्स होगा वो इसी डायरेक्शन का होगा और इसमें ऐड हो जाएगा। पक्की बात? ओके सर। ओके, क्लियर, समझ गए ना एकदम? यस सर। चलो मान लेते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने लूप बनाया, ऑब्जर्वर जिस तरफ से देख रहा है उसको जो लूप दिख रहा है, इसमें कैसा करंट होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? क्लॉकवाइज। सोच लो। एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. है ना, एक बार क्लॉकवाइज वाले मुझसे डिस्कस कर लें, क्लॉकवाइज कैसे समझ रहे हैं वो, है ना, बहुत जरूरी है स्टेज में, क्योंकि हमें बहुत इस पूरे चैप्टर में यही काम करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो हमने कहा खुद का जो फ्लक्स बनेगा वो आउटवर्ड फ्लक्स में ऐड होगा। आउटवर्ड फ्लक्स लाने के लिए करंट कैसा चाहिए होता है? ओके सर, समझ गया सर। समझ गए पक्का ना? यस सर। अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कोई टेंशन मत लेना, बस समझते चलना है इसको, है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक लूप और एक मैग्नेट के कितने केस बना सकते हो आप? एक लूप है, एक सामने मैग्नेट रखी है, इसके कितने अलग अलग केस बन सकते हैं, सोचो जरा। 4। 4 केस बन सकते हैं। नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ पास आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, करंट तो 2 ही आ सकते हैं, इंड्यूस करंट, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर हो रही है सबको? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो मैं काम करता हूं, मैं एक केस यहां पे लिख देता हूं, जैसे मान लो नॉर्थ इस बार दूर जा रहा है ना। यही वाला पूरा लॉजिकल रीजनिंग लगाएं और मुझे बताएं करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, है ना। जंप मत करना कंक्लूजन पे, स्टेप बाय स्टेप चलना बेटा, ठीक है ना। Clockwise. क्लॉकवाइज, ये बात Clockwise. देखो, क्लॉकवाइज अगर सब लोग कंफर्टेबली क्लॉकवाइज बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सारे स्टेप्स एक बार डिस्कस कर देता हूं, है ना। मैं एक बार स्टेप्स डिस्कस करूं? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से मैं देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ। नॉर्थ से तो निकल कर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स कैसा है? ये ऑब्जर्वर है, देखो इधर से देख रहा हूँ, इनवर्ड। इनवर्ड। हाँ, ये फ्लक्स जो है वो क्रॉस है, बिल्कुल सही है, इनवर्ड है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिक्रीज करता है। कम हो रहा है। डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्रॉस के डिक्रीज होने को कैसे अपोज करेंगे? बढ़ा के। क्रॉस को इंक्रीज करके। क्रॉस को इंक्रीज करके, ये बात ठीक है ना। क्रॉस के डिक्रीज होने को अपोज करना है तो क्रॉस ही ऐड करना होगा उसमें। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस। और अगर क्रॉस ऐड करना है तो करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बस ये हो गया, देखो इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से लेंज लॉ को समझ लेते हैं। लेंज ने कहा कि जब भी इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो उसी रीजन को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो आया है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में आपको सोचना है इंडक्शन के पीछे रीजन क्या है और उस रीजन को अपोज कैसे किया जाएगा उस फ्लक्स के द्वारा जो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। ये बात ठीक है ना, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक आपको सिनेरियो देता हूं, आप मुझे इसको सोचकर बताएं कि इसमें मान लो ये हमारा एक लूप है और ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है आउटवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं किसी रीजन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाती है मैग्नीट्यूड में। तो इस लूप में जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज। एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर Yes, है। sir. देखो समझ गए कहने का और मतलब एक है? बार बता दो। हाँ विनीत, समझो यार। देखो देखो, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, अपने आप से पूछो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से क्या फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो? विनीत, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स चेंज होगा क्या, यस और नो? सर होगा। होगा। अच्छा, बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रही है, सही बात है ना। यस सर। ठीक है ना भाई, याद रखना, भूलना मत कि फ्लक्स में 2 चीजें होती हैं। फ्लक्स में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक एरिया होता है। अब किसी भी रीजन से बढ़ना घटना हो सकता है, तो यहाँ पे एरिया तो उतना ही है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब। यस सर। अच्छा, कैसा फ्लक्स बढ़ रहा है, क्रॉस या डॉट? सर क्रॉस। क्रॉस। बढ़ते क्रॉस को अपोज करने के लिए खुद का फ्लक्स कैसा होना चाहिए? सर डॉट। डॉट होना चाहिए, ये पक्की बात है ना। यस सर। और डॉट लाने के लिए करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर डॉट की एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। ठीक है ना।
दूसरा एक और सिनेरियो मैं आपको दे देता हूँ, ये देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक बाउंड्री के एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, दूसरी तरफ नहीं करती है, ठीक है ना। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ है। हम एक कंडक्टिंग लूप लेकर आए ऐसे, देखो ये कंडक्टिंग लूप ले आए हम और बाउंड्री के साथ टच करा रखा है हमने इसको, और इसको इधर पुश करना शुरू करते हैं या पुल करना शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देखो सब समझ गए, बिना पूछे ही समझ गए, है ना। फिर क्वेश्चन दोबारा बताना। क्वेश्चन वही तो पूछने कहाँ दिया इन्होंने, क्वेश्चन पूछने नहीं दिया। क्वेश्चन ये होता अगर मैं पूछ पाता कि भाई इसमें सबसे पहले तो क्या इंड्यूस्ड करंट आएगा, आंसर इज यस आएगा। अच्छा आएगा तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो एक बार सोच लें, है ना, और इसका आंसर क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने सही आंसर बता दिया है ना। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है लूप, फ्लक्स कैसा है, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। क्रॉस है। अच्छा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ऑब्वियसली भाई, एरिया ऐड हो रहा है ना। अभी एरिया बिल्कुल नहीं है, फिर ऐड होता जाएगा जब तक ये अपने एंड तक नहीं पहुंच जाए तब तक एरिया ऐड होता रहेगा। उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे जब पूरा आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी तो फ्लक्स बढ़ रहा है। कैसा फ्लक्स बढ़ रहा है, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। बढ़ते क्रॉस को अपोज करने के लिए खुद का फ्लक्स कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, खुद का फ्लक्स डॉट होना चाहिए, डॉट के लिए करंट चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये कंक्लूजन एकदम समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा इस पूरे चैप्टर में ये पूरी लॉजिकल थिंकिंग जो है बनाए रखेंगे। क्या चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से क्या इंड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस हुआ है वो उस चेंज को कैसे अपोज करेगा, ये लॉजिकल रीजनिंग बनाए रखेंगे। चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं ना, और देख लेते हैं। एक सिचुएशन ये लेते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये लूप बनाया था ना, इस लूप को इस बार मैं शेप का कर देता हूँ। देखो ये मेरा जो लूप है इस बार ट्रायंगुलर है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना। और मैं इस बार इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल करता हूँ। पिछली बार से इस बार में क्या डिफरेंट होगा, देखो इस बार भी मैं कह देता हूँ करंट जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन पिछली बार मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, मैग्नीट्यूड कम होगा बिल्कुल, ये बात क्योंकि एरिया रूट स्क्वायर का एरिया और डिक्रीज ट्रायंगल का है। एरिया स्क्वायर का है। व्हाट इफ एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है मेरे पास, ये लो इतना बड़ा ट्रायंगल है मेरे पास। सर पहले एरिया एकदम से ज्यादा होगा फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो टाइम के साथ एरिया जो एंटर कर रहा है वो कम होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, रुशिल ने कही ना ये बात, है ना। तो यस सर। बात समझो, देखो है ना, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये देखो है ना, it is not a matter of how much area is being added to the magnetic field, it is a matter of rate of change of area। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा तो यहाँ पर देखना, जब हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को अंदर ले जाते हैं तो हर बार हमारे पास ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में एरिया ऐड हो रहा है। ये स्ट्रिप दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा अब यही वाली स्ट्रिप्स अगर हम ट्रायंगल में बनाते हैं, देखो ये एक स्ट्रिप यहाँ बनाई हमने और एक स्ट्रिप यहाँ बनाई हमने। जैसे जैसे ये अंदर पहुंचेंगी जो स्ट्रिप्स हैं वो नैरोवर होती जा रही हैं या वाइडर होती जा रही हैं? नैरो। हाँ, स्मॉलर होती जा रही हैं, बट ठीक है ना। तो स्मॉलर स्ट्रिप्स जो होंगी उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? यस कम सर। होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड पे एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप को अंदर लेकर आए और कांस्टेंट स्पीड पे ही ट्रायंगुलर लूप को अंदर लेकर आए, तो यहाँ जो इंड्यूस करंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट इंड्यूस्ड करंट आएगा हमारे पास। कैसा करंट आएगा? कांस्टेंट, क्योंकि एरिया कांस्टेंटली ऐड हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन Yes, sir. यहाँ जो आएगा हमारे पास वेरिएबल करंट आएगा। क्या, कैसा करंट आएगा बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल डिक्रीजिंग होगा ना? हाँ, और वेरिएबल में भी वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए मैं ट्रायंगल को ऐसे ना लाके कैसे ला सकता हूँ? 180 डिग्री रोटेटेड। 180 डिग्री पे ये पॉइंटेड वाली साइड इस तरफ कर देते हैं। और अब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसको लेकर आए तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल, और कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको?
Yes, sir. ठीक है ना? Yes. तो देखो एक बहुत छोटे से डिस्कशन से हम कितनी सारी बातें इसमें सीख गए कि जो इंड्यूस करंट है वो क्यों आता है। बहुत सिंपल रीजन है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। पहला पॉइंट समझ में आया सबको? अच्छा, जैसे ही हमें समझ में आया देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, हम ये देखते हैं फ्लक्स कैसा है, यानी डॉट है या क्रॉस है, और बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दो क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, फ्लक्स कैसा है, डॉट है या क्रॉस है, दो ही हो सकता है। उसके बाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगेन दो ही बातें हो सकती हैं। बेस्ड ऑन दिस हम डिसाइड करेंगे कि जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है उसको किस डायरेक्शन का होना है, कांस्टेंट होना है, वेरिएबल होना है, वो हम अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? वो बाद की बात है, लेकिन ये बात अभी तक समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. Sir. एकदम क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसके एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेंस लॉ। एप्लीकेशंस देखते हैं, अलग अलग सिनेरियो लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट अपीयर होता है ना। लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, देखो एप्लीकेशंस, तो यहां लिखते हैं हम एप्लीकेशंस, है ना। तो सबसे पहला जो होगा इसमें हम लिखते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे कुछ? क्लास कब तक है सर? अच्छा देखो, क्लास आपकी मर्जी है, मुझे तो कहा गया था क्लास 1 घंटे की है ना। तो एक काम कर लेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम लोग इसको 6 बजे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। Okay, फिर मैं sir. एक बार डिस्कस करके, क्योंकि मुझे जब कहा गया था कि क्लास 1 घंटे की है ना, तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं डिस्कस कर लूं, फिर बाकी क्लासेस को हम लोग 1.5 घंटा लेना है, कैसे करना है वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो एक बार मैं वहां पे पूछ लूंगा सर से ना, विक्रम सर से पूछ लूंगा, है ना। सर अगर अभी- आज भी लॉन्ग लेनी है तो ले लो। यार बेटा क्या होता है ना, देखो मेरी बात समझो, ये डिसीजन मैं अपने से नहीं ले सकता, मुझे क्योंकि 1 घंटे की क्लास कही गई थी ना, तो मैं उसको 1 घंटा ही रखता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसमें टाइम जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओके सर। ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं, अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं है कि मतलब है ना झेलना भारी पड़ जाता हो कि भाई 1 घंटे से ऊपर मैं क्लास में कैसे नहीं बैठूंगा, सर। ये वाली No, sir. समस्या तो नहीं है ना No, किसी sir. की? अच्छा No, sir. अच्छा, और फ्री है, किसी को कोई फीता काटने कहीं जाना हो, उद्घाटन करना हो, ऐसा भी नहीं है किसी के नहीं साथ? नहीं सर, ऐसा No, कोई नहीं। sir. ठीक है, फ्री है मतलब, है ना, कोई No, दिक्कत sir. नहीं। ठीक है ना। तो मैसेज जल्दी भेज देना सर। यार वो मैसेज का ये गड़बड़ पता है क्या हुई, मैसेज मतलब मुझे तो वो ग्रुप में ही नहीं ऐड किया गया। सोचो कि जो पढ़ाएगा वो तो ग्रुप में ही नहीं है ना, और मैंने वो जिस ग्रुप में डाला उस ग्रुप का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने तो सुबह 9:30 बजे ही मैसेज डाल दिया था कि भाई इतनी बजे से क्लास है हमारी, है ना। लेकिन वो ग्रुप डिफरेंट था तो आपके पास वो मैसेज पहुंचा नहीं। फिर मैंने जब मैं 4 बजे ऑन करके बैठ गया, मैं तो दुकान लगा के कि भाई लोग आएंगे पढ़ेंगे, और 10 मिनट तक तो कोई आया नहीं। फिर मैंने फोन किया तो पता लगा अच्छा वो ग्रुप ही नहीं है, तो ये वाली समस्या हुई। फिर मैंने उसको 5 बजे में चेंज किया, है ना। तो अब क्योंकि हम लोग वो सेम ग्रुप में आ गए हैं, तो अब से आपको मेरी तरफ से डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा उसमें ना कि क्लास का टाइम वैसे फिक्स है आपका। टीटीएस में क्लास का टाइम जो है वो 4 बजे से है, कब तक है वो मैं आपको डिसाइड करके अभी पूछ के बता दूंगा, है ना। ओके सर। सर ओके, हाँ हाँ Yes, sir. सर आप अपने आप को एक डाउट सॉल्यूशंस ग्रुप है उसमें भी ऐड करा लो। यार डाउट सॉल्यूशन ग्रुप, अच्छा मैं ना इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, डाउट सॉल्यूशन ग्रुप। अच्छा डाउट सॉल्यूशन, इसमें ऐड करवाना है मुझे अपने आप को ना। सर क्योंकि इसमें हम बच्चे भी मतलब चैट कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, तो या वो कोई डाउट doubt? सॉल्यूशन ग्रुप का एडमिन कौन है? सर सर टीचर बाकी टीचर्स ही हैं। अच्छा बाकी Teachers ही टीचर्स ही हैं, ठीक है। तो ना मैं उनसे बोल के फिर मुझे लगा आप लोगों ने बनाया हुआ है वो ग्रुप, ऐसा है। नहीं नहीं सर। नहीं अच्छा ठीक सर। है, ठीक है, तो मैं ना उसमें ऐड हो जाता हूँ, फिर आप मुझे भेजना, मैं उसमें आपके सॉल्यूशन वगैरह जो है वो डाल दूंगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, डाउट्स के लिए एक काम और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जब भी जैसे मान लो संडे आप लोगों का क्या प्रोग्राम होता है? सर फ्री। नहीं मतलब बाकी लोगों की क्या सिचुएशन है? अगर संडे में हम लोग डाउट के लिए क्लास रखेंगे तो आ जाओगे आप? Yes, sir. Yes, sir. यस आएंगे। Yes, sir. तो हम Yes, लोग है ना sir. संडे में ये कर लेंगे। अच्छा, और इसमें एक बार मुझे बताओ, वो पेस वाले बच्चे कितने हैं जो अभी मार्च तक मुझसे ही पढ़ रहे थे पेस में? सारे वही हैं। सारे वही हैं क्या? अच्छा, अरे यार शक्लें नहीं दिखती ना, पता नहीं चलता, इसलिए कोई बात नहीं है ना। तो अच्छा, अपना एचसी वर्मा दिवस तो याद है आपको कि हम लोग एचसी वर्मा दिवस रखते थे क्लास में कि भाई एचसी वर्मा डिस्कस की जा सकती है ना। तो वैसा ही हम लोग अभी भी रख लेंगे कि रेगुलर बेसिस पे एक दिन को हम लोग एचसी वर्मा दिवस घोषित कर देंगे, और उस दिन हम एचसी वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, राइट?
ओके सर। है ना। ये Okay, हम sir. हर मतलब चैप्टर के साथ साथ करते रहेंगे, तो ये रहेगा। और बाकी फिर बीएम शर्मा और जो भी आप करना चाहते हो वो अलग से संडे वाली क्लास में हम लोग कर लिया करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, मुझे ही नहीं पता था, मुझे लगा था कि इसमें ना वो तक्षशिला वाले बच्चे भी हैं। मुझे अच्छा, आप मैक्सिमम सारे वो पेस वाले बालक ही हो वो सारे, है ना। Yes, सर sir. मत सिर्फ पेस के ही हैं। अच्छा, फिर तो अपने ही लोग हो यार, कोई नहीं है ना। मुझे ऐसा था कि पता नहीं इसमें नई जनता है या क्या है ना। नहीं सर, हम सिर्फ अरे पेस के ही हैं। सर हम पेस के ही हैं बस। बस ठीक है, फिर तो अपने ही लोग हो, है ना। तो अपने ना एक वो प्रोफाइल में ना अपने पिक्चर लगा लो आप, है ना, ताकि मैं पेस की अरे अपने अपने खुद की शक्ल की, और किसकी सर लगा लगा रखी है। मुझे नहीं सर दिख लगा रही है। रखी है। क्या बात कर रहे हो, देखो सर आपके इसमें शो नहीं कर रहा पिक्चर ना। ऐसा है क्या। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे आपकी शक्लें देखने के लिए। पता नहीं प्रोफाइल पे सर, वैसे Zoom तो पे शो जाना होती है पड़ेगा सर। यार होती है, जब बाकी जिसके आती है। सर आपकी कोई सेटिंग है क्या मीटिंग की? नहीं यार, प्रोफाइल मैं पे बता शो रहा नहीं हूँ, होंगी। अभी मैं बता रहा हूँ, आपसे पहले वाली जो क्लास थी ना, उसमें एक में जय श्री राम लिखा हुआ था, बिल्कुल दिखाई दे रहा था मुझे वो, हाँ, है ना। ओके सर। सर उसके लिए हमारे पास आपका नंबर सेव होना चाहिए। जूम में कौन सा नंबर सेव होता है? जूम में बोल रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप नहीं, तो जूम सर जूम पे तो लगानी पड़ेगी। हाँ, है ना, तो जूम पे लगा लेना ताकि कम से कम दिखाई एक देता है मिनट ना। सर, मेरी हाँ। लगी हुई थी, लेकिन जब आपकी मीटिंग में एंटर करा तो इसने हटा दी। सर Yes, गोयल sir, साहब हटा की तो दिए लगी हुई फोटो। थी। हाँ सर लगी तो मेरी भी। सर मेरी भी लगी सर हुई मेरी है। भी लगी थी, सबकी हट गई। चलो मैं ना उसको सेटिंग में चेक करूंगा यार, मैंने भी कभी नहीं देखा, क्योंकि आपसे पहले जो भी क्लास थी ना वो 11th वालों की थी, तो उसमें तो मैं कह रहा हूँ ना, किसी में जय श्री राम लिखा हुआ था, एक में वो कैरी मिनाटी भी बना हुआ था, वो भी दिखाई दे रहा था, है ना। तो क्या करें, है ना। किसी में विनोद भी होगा। विनोद कोई नहीं था समहाउ, मैं सोच रहा था कोई ना कोई विनोद होना चाहिए। सर क्या मैं बन जाऊंगा विनोद, आप चिंता मत करो। अब विनोद अब आउट ऑफ फैशन हो गया यार, चला गया वो इतने हफ्ते भर का था विनोद का क्रेज, वो चला गया अब ना। कुछ और बनेंगे, है ना। मतलब अगर ऐसा लगाना चाहते हो तो वो मेच्योर बैग लगा लो, मेरे ख्याल से उस बेचारे को याद नहीं किया लोगों ने। सर वो दूसरा भी तो था, कौन था उसका नाम? सर कुछ ज्यादा ही उछाल दिया Marshmallow. सर इस- कौन? सर पिंकू कुमार। मार्शमेलो। यस सर, जस्टिस फॉर पिंकू कुमार। पिंकू कुमार हाँ सर कौन है? स्लेट पॉइंट मैंने बोला सर पिंकू कुमार विनोद की तरह ही था, उसने भी अपना नाम लिखा था हिंदी में, था। सर स्लेट शुद्ध पॉइंट हिंदी मैंने में। बताया था। अच्छा यार, मैं मिस कर गया पिंकू कुमार को, है ना ये। सर चलो उसको मैं- सबने इग्नोर करा। यस सबने सर, ignore आपने भी किया। कर दिया सर मैंने भी इग्नोर कर दिया, पिंकू वही तो को। बताओ यार, वही तो ना गलत है। चलो मैं चेक कर लूंगा, चलो ठीक है। तो इमोशनल ईएमएफ पढ़ना चाहते हो कि बकवास ही करोगे बस? यस सर। इमोशनल ईएमएफ पढ़ लो बस, है ना। तो फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इसको। तो इमोशनल ईएमएफ नाम से क्लियर है, देखो मोशन से रिलेटेड होता है ना, कि अगर चलने से होने वाला ईएमएफ, तो ये वाला जो हमने लूप वाला एग्जांपल लिया था ना, अगर मान लो रेक्टेंगुलर लूप बना लें और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएं उसको, तो ये हमारा एग्जांपल ऑफ मोशनल ईएमएफ हो जाता है। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो एक बार सब लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें जूम में एक और फायदा है कि ये जो क्लास अपनी हो रही है ना, आज तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इसको, बट मैं इसको नॉर्मली रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ क्लास को। सर आज भी हो तो रही है। रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है। हो रही है? अच्छा हाँ, ये चल तो रहा है। अच्छा, वो मैंने डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग में ही लगा रखा है, रिकॉर्डिंग ऑन दिस। हाँ ठीक है ना। तो अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है क्लास की ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक मैंने प्राइवेट चैनल बनाया हुआ, अनलिस्टेड होता है वो, है ना। वो नॉर्मल यूट्यूब का चैनल मतलब की तरह नहीं दिखेगा, अनलिस्टेड वीडियोस होते हैं उसमें। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, है ना। तो एज अ बैकअप ऑफ द क्लास आपके पास वो रहेगा कम से कम हफ्ते भर तक, है ना। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, आप वो वीडियो चला के देख सकते हो अपना, है ना। सर हफ्ते Yes, के सर, बाद आप आज हटा मैं दे लेट तो। आया था। क्या कह रहे हो? सर हफ्ते भर बाद? हटा दे। आप बताओ यार, फिर वो बात है ना कि फिर रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होता है, क्या क्या उसमें डाला हुआ है। तो आप कहो तो 15 दिन के लिए रख लूं मैं उसको? यस सर। हाँ, सर, परमानेंट 15 चाहते हो कि दिन नहीं का उसी कर पर लो। रहे वो? सर 15 डेज का कर लो ना। 15 दिन का कर लेते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत पता है क्या है, उसमें 11th क्लास वालों के भी वीडियो हैं, फिर वो मुझे प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके 12th का वीडियो ये है, 11th का वो है, वो बना देना मेहनत सर। वाले काम यार, हुआ ना, क्यों करा रहे हो मेरे से? सर 15 दिन कर देता हूँ मैं उसको ना, ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर लिंक अभी भेज दो सर, आज मैं लेट आया था। अभी देखो, पहले ये जब क्लास खत्म होगी ना, वो आधा घंटा तो उसकी प्रोसेसिंग चलती है वीडियो की, तो सर उसके मतलब बाद 1 घंटा लगता है यूट्यूब पे अपलोड होने में। सर कितने बजे होगा, मैं उस टाइम देखूंगा फिर। 9 बजे, रात को 9 बजे देखोगे, आपको मिल ठीक है। जाएगा, ठीक है ना।
सर ठीक है सर, बस लिंक भेज देना सर। मैं भेज दूंगा, मुश्किल से डन है, लेट ना मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसमें जूम में पैसे देने का ये फायदा है यार कि इसमें ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सर रिकॉर्ड तो बिना पैसे के भी कर सकते थे यार नहीं, उसमें दिक्कत है 40 मिनट के और पता नहीं क्या क्या है वो, है ना। हाँ सर वो टाइम बैरियर है उसमें। ना ना सर जियो का भी अच्छा ही है। जियो में यार मुझे समझ कम आया वो, मतलब है ना, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसे लेता है वो काम ठीक करता है वाली बात है ना। लेकिन जियो एक बार ट्राई कर लेंगे। स्कैम हो गया तो, स्कैम हो गया सर था। गूगल मीट अच्छा है। एक बार सारे ट्राई कर लेंगे, मुझे कौन सा इनको पैसे देने में मजे आ रहे हैं यार, है ना। सर तो जो इसी पे जो सही है ना, बेस्ट, ट्राई करने में क्या करना है, ये सही चल रहा वही है बात है, इसी पे ले देखो ना, लेंगे। 1000 रुपए ले रहा है बेचारा, क्यों मतलब इतना सोचे उसमें, है ना, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। वो क्रेडिट कार्ड से लेता है, बहुत वक्त क्रेडिट कार्ड के खा जाएंगे पैसे नहीं होंगे तो, है ना। चलो अब आ जाओ इमोशनली। सर आपका क्या कह रहे हो जी? बैकग्राउंड अच्छा है आपका। अरे यार ये लगाना पड़ गया, पता है मुझे ना घर शिफ्ट करना है और मेरे पीछे रखे हुए दुनिया भर के डब्बे भरे हुए सामान के, इसलिए मैंने ये लगाया है। तो अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ना, तो उसके बाद फिर ये पीछे दीवार नहीं दिखेगी आप। सर आपका बस सर दिख रहा है। अरे वो हाँ, इसलिए पता है, मेरी शर्ट सफेद है तो ये बैकग्राउंड में गायब हो गया, मैं ऐसे ना, ये है ही नहीं है। सर आप ग्रीन दीवार के स्क्रीन है अंदर या समा व्हाइट गए। स्क्रीन है? नहीं वो व्हाइट होता है ना, तो व्हाइट को ये गायब कर देता है और पीछे का बैकग्राउंड ले लेता है। तो अगर मैंने शर्ट डार्क पहनी हुई होती तो फिर ये नहीं लेता। ये है समस्या, है ना। चलो कोई नहीं, है ना। तो बस ये 1-2 दिन की समस्या है, फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा, है ना। चलो जी ये ड्रॉ करो जल्दी से, बस ये हमने बना लिया, v वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे एक छोटे से हम स्ट्रिप बना लेते हैं ऐसे, इसकी लेंथ को हम लिख देते हैं dx। अच्छा ये वाली साइड को लिख देते हैं l, ये dx लिखा है मैंने यहाँ पे, नोट करना है ना। तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना है, फ्लक्स है b टाइम्स l टाइम्स dx। ये समझ सकते हैं भाई, फ्लक्स होता है b इंटू एरिया, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अब अगर मैं डी फाई बाई डी टी लिखूं, यानी फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी। ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। सही है। अच्छा डी एक्स बाई डी टी तो जानते हो सब लोग क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये बन गया बी एल वी और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, ईएमएफ। ईएमएफ। मैं मॉड लगा देता हूँ ताकि प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ कितना हो गया, बी एल वी हो गया, और ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है यार, कोई नहीं, है ना। तो इसको नोट कर लो, मॉड ऑफ ई इक्वल टू बी एल वी, है ना। इसी डिस्कशन को हम आगे शुरू कंटिन्यू कर लेंगे फिर। हाँ विनीत बोलो यार। सर एक काम करना, आप कह रहे थे इसकी जो पीडीएफ डालोगे वो डाउट सॉल्यूशन पे डाल देना। डाउट सॉल्यूशन पे, तो डाउट सॉल्यूशन में ऐड तो हो जाऊं पहले मैं, सर ये भी है ना। बस वो ऐड होते ही मैं डाल देता हूँ, ये तो तुरंत हो जाता है, इसमें तो कोई प्रोसेसिंग नहीं है। सर आप अपना नंबर ही दे दो, हम ही ऐड कर देते हैं आपको। लो यार मुझे, अच्छा ये सुविधा है आपके पास, एडमिन भी हो आप उसमें? भाई एडमिन बच्चे नहीं, हम डाउट सर हम एडमिन नहीं है। तो फिर ऐड कैसे करोगे, हर कोई थोड़ी ऐड कर किसी सकता को है। कॉल करके बोल देंगे ना। अरे मैं ही कर लूंगा, क्यों इतनी वो कर रहा है ना, ठीक है ना, मैं भी कर लूंगा। वैसे नंबर है ना, आप लोग नंबर तब भी रखो यार, है ना। ये मेरा नंबर है, ठीक है, नोट कर लिया, 99900। जब आप ऐड हो जाओगे तब वहीं से देख लेंगे। हाँ नहीं फिर भी है ना, मैं कह रहा हूँ जस्ट इन केस, है ना, ठीक है। तो ये सर एक डाउट है। हाँ गर्व पूछो यार। सर आपने जो सेकंड लाइन में लिखा है सर, वो तो इस साइड तो डेरिवेटिव किया ही नहीं आपने। उसका डेरिवेटिव नहीं किया बेटा, कहाँ नहीं किया बताओ। सर मतलब फ्लक्स का आपने कर दिया, लेकिन दूसरी साइड बीएल यहाँ मुझे डी फाई लिखना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल सही है, सही पकड़ा आपने, देखो ना, देखो ये जो हमने लिखा है छोटा सा फ्लक्स लिखा है भाई, छोटा सा पार्ट अंदर जाएगा तो छोटा सा फ्लक्स ही तो ऐड होगा ना। तो जो फ्लक्स ऐड हुआ है वो कितना है, बी एल डी एक्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है बस वो करने के लिए हमने dt से डिवाइड किया। बिल्कुल सही कह रहे हो गर्व, है ना, एकदम सही। नोट कर लिया है सबने? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसी को अब हमें क्या करना है, देखो हमें इमोशनल ईएमएफ में ना, अभी तो हमने लिया है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप मान लो इसको आप, फिर हमें इसको लूप को क्या करना है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ये सब करना है। और उसमें कैसे कैसे चेंजेस आएंगे वो तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आगे के डिस्कशन के लिए आपको एक छोटा सा सोचने वाला पॉइंट दे देता हूँ कि अगर हमारा लूप सर्कुलर होता, ठीक है ना,
तो जो वेरिएशन आएगा हमारे ईएमएफ का वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में सोचना है ना, कि ओके सर। एक सर्कुलर लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगा तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, इसका आंसर देंगे। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या वो बढ़ता हुआ होगा या कम होता हुआ होगा। तीसरा पॉइंट, क्या हमेशा बढ़ेगा हमेशा कम होगा, या एक बार बढ़ेगा एक बार कम होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, वो सोच समझ के मतलब एक बार आपस में डिस्कस कर लेना, फिर हम लोग इसको समझ लेंगे ना कैसे होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके सर। चलो ओके सर। तो मैं काम करता हूँ, अभी इसका पीडीएफ डालता हूँ उसमें ग्रुप में, पहले ऐड होके उसमें, और ये रिकॉर्डिंग जैसी प्रोसेस होती है तो वो अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा उस पर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक जिम्मेदारी कोई और ले लो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा था पहले का करंट से लिखे है ना, जो नोट्स बनाए होंगे आपने ना, यस सर। उसके फोटो खींच के मुझे कोई भेजेगा, कौन लेगा ये जिम्मेदारी? करंट से लेके अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, एक एक चैप्टर की जिम्मेदारी ले लो। कोई एक पर्सन करंट भेज देना मुझे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेरे पास आ चुका है। तो कुल मिला के 3 या 4 चैप्टर बनेंगे जो आपको मुझे भेजने हैं, है ना। तो आपस में डिसाइड करके और फोटो खींच के मुझे भेज देना यार। कर लोगे, काम कर लोगे? गायब हो गए सब है। चलो कोई नहीं, अगर ठीक लगे टाइम मिल पाए तो कर लेना, है ना। अच्छा, ये इंक्रीज देन डिक्रीज बता रहे हैं, वो ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना है ना हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल, है ना। इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है, वैसे सही कह रहे हो आप। चलो तो सभा को करते हैं समाप्त। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर।